नमस्कार। कल ममता काफिल केस में बॉन्ड हियरिंग हुई और बॉन्ड हियरिंग को सुनने के लिए बहुत से लोग वहां पे इकट्ठा थे। इनफैक्ट कोर्ट रूम जो है वो खचाखच भरी हुई थी। ममता काफिल को चाहने वाले ये जानना चाहते थे कि आखिरकार केस किस तरफ जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट हियरिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पुलिस भी खुलकर बात करती है, पुलिस नई एविडेंसेस के बारे में बात करती है, पुलिस ये भी बताती है कि क्या कुछ उनको नया हासिल हुआ है और क्यों उसको बॉन्ड नहीं मिलना चाहिए, कैसे वो फ्लाई रिस्क हो सकता है और कैसे वो कम्युनिटी के लिए भी डेंजरस है। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि उसे बॉन्ड मिली या नहीं मिली। लेकिन इन सबसे पहले आइए आगे डिस्कस करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या हुआ और कल जो हियरिंग हुई उसमें आखिरकार क्या सारी बातें निकल के आई। एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, जो आप में से कई लोगों ने सवाल भी पूछा है कि डॉग का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है। तो जब हाउस सर्च किया गया था तो कैडबरा जो डॉग है उसका इस्तेमाल किया गया था। और कैडबरा डॉग वो होते हैं जो कि इस तरीके से ट्रेन किए जाते हैं जो कि डेड बॉडी अगर कहीं पे रखी हुई हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो तो उसको वो समझते हैं, सुनते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि हाँ इस जगह पे डेड बॉडी थी। किसी भी एनिमल या फिर किसी भी आप कह लीजिए बर्ड्स या किसी भी जानवर से रिलेटेड नहीं, बल्कि ह्यूमन डेड बॉडी को सूंघने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और उनको ये इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एहसास करा पाएँ आपको कि इस जगह पे एक ह्यूमन डेड बॉडी थी किसी समय पे और उसको बाद में मूव किया गया है। तो और ये कैडबरा डॉग ने कंफर्म भी किया। तो ये एक सबसे बड़ा जो है प्रूफ निकल करके आया कोर्ट हियरिंग में। ट्रैश बैग के बारे में बहुत सी बातें हुई कि किस तरीके से नरेश भट्ट ने अलग अलग जगहों पे जो डंप की जगह होती हैं अलग अलग जगहों पे, ख़ास करके इसने अपने घर के बाहर के बिन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें पकड़े जाने की ज़्यादा चांसेस थी और जो बिन उठाने आते हैं वो भी नोट कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जो डंपस्टर अलग अलग जगह हैं वहाँ पर जा कर के इन्होंने ट्रैश बिन्स को फेंके हैं और वो सारे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हैं। कई जगह पे ये ग्लव्स पहन करके ट्रैश बीन्स को फेंक रहे हैं, विच इज़ नॉर्मल, आप ग्लव्स पहन के करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो होल्ड कर रहा है ट्रैश बैग्स को, वो नीचे से बेस को सहारा दे करके और ऊपर से पकड़ के, तो ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि उसमें शायद लिक्विड भी थी और कई लोग कह रहे हैं कि ये ब्लड भी हो सकता है, जो कि उसको चांसेस थे कि कहीं लीक ना हो जाए, कहीं ब्लड जो है उससे निकल ना जाए और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो अलग अलग जगहों पे इसने उन ट्रैश बैग्स को फेंकने का काम किया। इस पर भी कोर्ट ने बात की। और एक और बात हुई है कि जो डोनेशन वैन होती है उसमें भी इसने एक ट्रैश बैग जो है वो डोनेट किया था। ट्रैश बैग नहीं कहूँगा, एक डोनेट कर दिया था, एक बैग भरे हुए सामानों से। फिर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उस डोनेशन वाली कंपनी के पास गई और उनको आगे ये पता चला कि उस बैग में भी कुछ खून से लिपटे हुए टॉवल्स थे और इनफैक्ट जो बैग था उसमें भी खून के मार्क्स थे। एक बात आपको बता दें कि डीएनए की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है और ये कारण है कि अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता कि वो खून ममता काफिल के ही थे, क्योंकि जो खून के निशान मिले, जो फॉरेंसिक टीम ने जो घर पे भी खून के मार्क्स देखे, जो धब्बे देखे और जो सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं उसका कंफर्मेशन अभी तक आना बाकी है। फिर कोर्ट में फरवरी में जो ममता काफिल ने केस किया था, एफआईआर किया था पुलिस के सामने डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसमें इसने अपने भाई के साथ फ़ोटो भी शेयर किया था जिसमें इनके नाक में चोट लगी थी, मुंह में चोट लगी थी, सर पे भी खून के निशान थे और इनके भाई ने कहा था कि इसको सहेज के रखो, शायद बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो मामला था ये फरवरी का था। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कोर्ट में और वो ये है कि अप्रैल में ये फेसबुक में अपनी किसी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब ये सारी चीज़ें निकल के आनी हैं और गूगल सर्च में भी इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सर्च की हैं जो कि पत्नी के गायब होने से रिलेटेड हैं, पत्नी के मारे जाने से रिलेटेड हैं। और इस बारे में भी बात हुई कि 3 नाइफ्स क्यों खरीदे गए, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, और 3 नाइफ़ अगर खरीदे गए तो 2 नाइफ्स कहाँ हैं और एक ही नाइफ़ क्यों मौजूद है। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये थी कि और
कि नाइफ़ ख़रीदने के ठीक दूसरे दिन आपने क्लीनिंग एजेंट्स क्यों ख़रीदा, इस पर भी बात हुई। और इस पर नरेश भट्ट के जो डिफेंस हैं उनके पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं था। हालांकि वो कह रहे थे कि हर कोई सामान खरीदता है और ये सामान खरीदने और ममता के गायब होने से लेना देना कुछ भी नहीं है। और डिफेंस फिर से उसी बात पे अड़ा हुआ था कि ममता काफिल मरी नहीं है और वो ज़िंदा हैं। और जैसे मेरे मुवक्किल कह रहे हैं कि वो कहीं जानबूझ करके मुझे फंसाने के लिए गायब हो गई है। तो पुलिस और कोर्ट इस बात से सहमत नज़र नहीं आई और उनकी जो बॉन्ड की हियरिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि वो जेल में ही रहेंगे और उनको अभी जो है कोई रिलीफ नहीं है, उनको कोई भी चांसेस नहीं है कि वो जेल से बाहर निकल पाएँ। एक जो सबसे बड़ी और बात हुई है कोर्ट में, उसमें जो टेनेंट से इन्वेस्टिगेशन किया गया था, टेनेंट से पूछा गया था, तो टेनेंट ने ये बताया कि हाँ, नरेश भट्ट ने हमसे मदद ली थी बेड को मूव कराने में। और जब कुत्ता आया था घर पे, जब सर्च हो रहा था, हाउस सर्च, तो कुत्ता एक जगह स्पेशली जा कर के खड़ा होकर भौंकना शुरू कर देता है और कोर्ट ने इसको बड़े इम्पॉर्टेंट तरीके से देखा है। और वो भी एक रीज़न बना है कि कैडबरा डॉग अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है तो मामला गड़बड़ है और नरेश भट्ट से और पूछताछ करने के लिए पुलिस को अधिकार दिया गया है। होपफुली पुलिस जो है जल्द ही कुछ ना कुछ इस मामले में निकाल करके ले आएगी। जज ने अपना ये कहा है कि इस मामले में फ्लाई रिस्क हो सकते हैं नरेश भट्ट, और इनको अभी बाहर निकलने देना मतलब कि ये कम्युनिटी के लिए ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गूगल सर्च करे हुए हैं और जिस तरीके की इनकी चीज़ें निकल के आई हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, और जिस तरीके के इनके कई और रिश्ते खुल रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये बात निकल के आई कि ये अपनी बेटी को नेपाल भेज देना चाहते थे जब से ममता काफिल गायब हुई हैं, और वो इसलिए भेजना चाहते थे कि ममता तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या ये अपनी बेटी को नेपाल भेज के अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते थे? इस पर भी बहुत से सवाल उठाए गए। और एक जो सबसे बड़ी बात है पानी के यूजेस की। कई लोगों ने कहा है कि पानी के जो इस्तेमाल हुए हैं वो नरेश भट्ट ने 31 जुलाई को ममता काफिल जो है गायब हुई हैं, नाइफ़ ख़रीदा गया है, फिर क्लीनिंग एजेंट्स उसके दूसरे दिन खरीदे गए हैं। लेकिन 1 अगस्त को 11 से 12 बजे के बीच का वो वक्त है जब इन्होंने 150 गैलन तक पानी इस्तेमाल किया है। 1 घंटे के अंदर 150 गैलन। नॉर्मल यूजेज जो होते हैं वो 3 से 4 गैलन्स के होते हैं। तो कम से कम वी आर टॉकिंग अबाउट 50 टाइम्स मोर पानी का इस्तेमाल हुआ। और ये सारी वजहें थीं जो नरेश भट्ट को गुनहगार बताती हैं, और कहा जा रहा है कि इतना पानी क्यों इस्तेमाल किया गया, किस पर्पस से किया गया, कि उस घंटे में आखिरकार क्या क्लीनिंग चल रही थी, क्या सफाई चल रही थी। तो उस पर भी डिफेंस कुछ खोलकर नहीं बता पाया है। आपको इसके साथ छोड़े जाते हैं और बाकी अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने इन्फॉर्मेशन आप सबों के लिए निकाल कर ला पाऊँ और ममता काफिल के बारे में अपडेट कर पाऊँ। ये सारे इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं और भी कई ब्लॉगर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। तो ये कोई मेरी निजी जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ अपडेट करता रहा हूँ ममता काफिल से रिलेटेड। और ये कोशिश है कि बॉन्ड हियरिंग में आखिरकार क्या बातें निकल के आई और क्या कुछ हुआ। और भी बहुत सी बातें हुई हैं जो मैं एक वीडियो पे नहीं बता सकता, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी ये वीडियो जो है लंबी हो चुकी है। तो मैं जल्द आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। और भी जो बातें हुई हैं, जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तब जब 2 पुलिस आए थे तब उन्होंने क्या क्या बातें की थी और नरेश भट्ट ने क्या क्या जवाब दिया था, फिर उसके बाद उनके परिवार वालों से उनकी क्या बातचीत हुई थी, कैसे उनके माता पिता इन्वॉल्व हुए थे, नरेश भट्ट के माता पिता, और कैसे ममता काफिल ने कहा था कि मुश्किल हो रही है रहने में, बच्ची को पालने में। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा किसी और एपिसोड में। अगले एपिसोड में मैं ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगा। कल या परसों मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगा।